ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं फिर। आज शो में शेयर में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे के लिए। शेयर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें निफ्टी का, सुबह एक बार के लिए निफ्टी उस जोन तक गया जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 24,800 का, लेकिन वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस थी और शॉर्ट्स 24,800 तक सेफ थे, उन्होंने नहीं काटे अपने शॉर्ट शायद। और उसके बाद मार्केट में एक वन वे डिक्लाइन आई जिसमें हम कल के लो को भी ब्रीच कर गए थे एक बार के लिए, 24,535 तक गए। 24,535 से एक बार फिर आप 24,600 तक आए। और इन सब का मेन कारण जो है वो है बैंक निफ्टी। एक बार जरा बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज प्रेशर डाला। तो बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट के ऊपर दबाव डाला बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप बाकी इंडेक्स देखेंगे वो सभी ठीक ठाक हैं और मिड कैप में ज़ोरदार जोश है। इनफैक्ट अगर आज आपको एक इंडेक्स ट्रैक करना है तो वो मिड कैप है। अगर आप निफ्टी में कंपल्सिव ट्रेडर नहीं हैं तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। मिड कैप, स्मॉल कैप, एडवांस डिक्लाइन, किसी भी मार्केट की हेल्थ का सबसे बड़ा बैरोमीटर यही होते हैं। और देखिए किस तरीके की यहाँ पर तेज़ी है। निफ्टी गिरा ज़रूर, लेकिन एक बार फिर निफ्टी ने 24,550 को बचाया। गिरने से मेरा मतलब इंट्राडे हाई से कोलैप्स हुआ, लेकिन 24,550 को फिर बचाया। लेकिन 24,800 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो वो अगेन एक दिक्कत वाला मामला। तो शायद एक बेटर रहेगा आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ रहें इस समय, चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा अट्रैक्शन है। डिफेंस है, मेटल्स है, आईटी है, ये 3-4 सेक्टर हैं जहाँ आज क्लियरली मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। और शायद अभी कुछ दिनों के लिए यही कुछ स्पेसिस होंगी जहाँ पर आपको बचने की सॉर्ट ऑफ जगह ढूंढनी होंगी। लेट्स सी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपने बता दिया सर कि बाजार में हुआ क्या, लेकिन सवाल यहाँ से बहुत अहम, जिस तरीके से आपने बताया डे हाई से हम फिसले, लो तक गए। सवाल यहाँ पे ये कि ये टिक क्यों नहीं पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज इन रेड ट्रेड कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दिक्कत कहाँ है, अब क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? थोड़ा कॉशियस हो जाएं या फिर अभी भी अपॉर्चुनिटी है? कैसे नेविगेट करें मार्केट को? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट श्रेया, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आई थिंक इस मार्केट को आप इंडेक्स के नज़रिए से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इंडेक्स में जैसे हमने पहले भी कहा था, परसों बड़ी रैली हो गई थी 900 पॉइंट की, उसका आप अगर 1/3 गिव अप भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप 24,500 के नीचे बंद हो गए तो फिर मैं खुद कहूँगा कि नहीं, बस अब मार्केट से आप बाहर हो जाइए। फॉर नाउ ऑब्वियसली वही सपोर्ट है आपका, 24,500 से 550 का जो जोन है वो सपोर्ट है। आज भी देखिए 24,535 का ही लो है आपका। तो यहाँ पर आप अभी के लिए अगर आप पोजिशनल कैरी कर रहे हैं तो अब तक मार्केट ने आपको स्टॉप आउट नहीं करा है। और पोजिशनल कैरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले से लॉन्ग लिया हुआ, ये नहीं जो कल इस बैंड वैगन में चढ़े हैं। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,800 आज, जहाँ पर आप देखें ना आज का हाई भी प्लेस्ड है। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अभी के लिए 24,600 के आसपास खरीदें, 24,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, 24,750 करीब बेचें, 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक निफ्टी पर अप्रोच हो सकती है। और अगर 24,800 टूट जाए तो डबल लॉन्ग हो जाएं, और अगर 24,500 नीचे टूट जाए तो डबल शॉर्ट हो जाए। बेसिकली निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी आज सुबह में हमने बात की थी अनट्रेडेबल है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ये देखिए इस इंडेक्स में क्या ही आप ट्रेड कर पाएंगे, शॉर्ट करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग तो कहीं हुआ ही नहीं आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है, जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि कहीं एफआई की सेलिंग तो नहीं बढ़ रही है। ये आई थिंक एक रिस्क है जिसकी वजह से आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्लस ये चले भी काफ़ी थे। अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये स्टॉक्स काफ़ी चले थे, तो अब थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है कि अगर एफआई का पैसा वापस गया तो सबसे पहले बैंकों में ही सेलिंग प्रेशर आएगा। इसकी वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, और अभी के लिए 54,500 ये बैंक निफ्टी पे सबसे अहम सपोर्ट है। आज हमने एक आज का इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज़। आज हमने इंट्राडे में उसको ज़रूर तोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, 54,491। कल का हाई आपको याद होगा 55,599, 55,499। तो ऐसे 54,499, 55,499, एक बेसिकली 54,500 से 55,500 की एक रेंज है बैंक निफ्टी में। श्रेया, बिल्कुल इंडाइसिस पे व्यू तो हो गया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो गया ऐसे मूड माहौल में? आपने कहा कि हमने देखे भी आंकड़े एफआईज की ओर से, वायदा बाजार में भारी बिकवाली, आज बैंक निफ्टी पे दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी अगेन सपोर्ट करता हुआ नजर आया आज निफ्टी को, मेटल में थोड़ी खरीदारी। तो ऐसे मूड माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ अप्रोच होगी? कौन से सेक्टर्स अभी लग रहे हैं आपको जो बेटर प्लेस्ड हैं, वहाँ पर बेट लगाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से इस समय नंबर 1 सेक्टर है आपका डिफेंस।
एक बार वापस वो निफ्टी डिफेंस दिखा दीजिए। आई थिंक ये हमारी लगातार बात हुई है कि इस स्पेस में अब आप गलत नहीं जाएंगे। और इसमें होगा क्या, इसमें अगर मान लो एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, जैसे परसों आ गई थी, अगले दिन मार्केट आपको रेस्क्यू कर देगा। और नंबर्स देखिए एक के बाद एक कैसे आ रहे हैं कि सबके। आज गार्डन रीच पे देखिए 17% का रिएक्शन आ गया। कल हमने ऐसा रिएक्शन भारत डायनेमिक्स में देखा था, आज ऐसा रिएक्शन आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर में आ गया। आप नहीं कर सकते हैं तो इसका एक इंडेक्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ निफ्टी इंडस्ट्रियल डिफेंस, उसका एक ETF है और उसका आई थिंक एक दो म्यूचुअल फंड है, उनके फंड है। आप चाहें तो उस फंड में लगा सकते हैं पैसा। और इससे आपका एक फ़ायदा ये भी होगा कि कल को वापस एस्केलेशन भी हुई तो ये सेक्टर आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 1 सेक्टर ये होगा। नंबर 2 सेक्टर होगा IT। भले ही कल गिरा IT, लेकिन परसों का जो बहुत बड़ा मैसिव बार था, उसके बाद मैंने एक चीज़ कही थी कि 7-8% की रैली अभी और बाकी है IT में। उस पर मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ। भले ही कल गिरे हम, लेकिन आज वापस रिकवरी हुई और मुझे लग रहा है और अगले 3-4 दिन में वापस कल वाली आप पूरी कैंडल को वाइप आउट कर देंगे। तो IT दूसरा सेक्टर होगा जो मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में होगा। और तीसरा सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए होगा मेटल्स। मेटल्स में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेटल्स में आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज का लो एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मेटल्स में एक और चाहें तो आप फोकस कर सकते हैं। ये श्रेया मेरे ख्याल से अब आपके कुछ फैक्टर्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स, लेकिन जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखिए वहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन उतार एक दिन चढ़ाव। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें स्पेशली, लगातार तीसरा दिन जब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा है। तो ये सेम रैली हम निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे, लेकिन ये गैप क्यों है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, समझना बहुत जरूरी। बहुत अच्छा सवाल है। गैप क्यों है? ये गैप इसलिए है क्योंकि इस महीने अगर आप देखें निफ्टी मिड कैप 3.5% ऊपर है, निफ्टी सिर्फ 1% ऊपर है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप शेयर 5.25% ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 2.5% ऊपर है। इतना होने के बाद भी अभी भी निफ्टी मिड कैप अपने हाई से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू निफ्टी। और मुझे हैरानी नहीं होगी, जिस तरीके की बुल मार्केट में हम रहे हैं उसमें पहले मिड कैप वापस ऑल टाइम हाई पे आए। मिड कैप स्मॉल कैप वापस अगर फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाए, मिड कैप करीब करीब 8% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और स्मॉल कैप मेरे ख्याल से स्मॉल कैप करीब करीब अभी भी अपने हाई से 13% दूर है। स्मॉल कैप में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिड कैप तो खैर वहाँ उस तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक एक और फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि ये स्पेसेस ऐसी हैं जहाँ पर मार्केट को अब डर थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप तब ज़्यादा गिरते हैं जब आपका ओवरऑल मार्केट रिस्क काफ़ी हाई हो। और प्लस यहाँ पर FI का भी कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है कि FI बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा FI का एक्सपोजर नहीं है। तो ये शायद कुछ कारण हो सकते हैं कि आपने इस तरीके का गैप देखा है। अब ये गैप ब्रिज होगा कि नहीं होगा ये हमारा काम नहीं है। अगर जब ब्रिज होने लगेगा तब आप निफ्टी पे फोकस करिएगा, अभी निफ्टी के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस करिए। चलिए अब आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं। हायर साइड से फिसला है निफ्टी, लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, तो तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। और आप देखेंगे मैक्सिमम आपको मेटल स्पेस से दिखेंगे, जिस तरीके से रैली उस स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। टाटा स्टील 4% ऊपर, हिंडाल्को में अच्छी खरीदारी 2.5%, डिफेंस स्टॉक्स भी दिखेंगे, BEL 2.5% तेज, और श्रीराम फाइनेंस में लगभग 3.25% के करीब खरीदारी होती हुई नजर आई। कुछ और स्टॉक्स, आदित्य बिरला कैपिटल 7% चढ़ के आज के सत्र में, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में भी देखिए 6% के करीब, रेलवे स्पेस में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। NBCC अगेन 5% से ऊपर, और सेल 5% से ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर डेंट तगड़ा था, सिप्ला 1.5% से ज़्यादा टूटा यहाँ पे। पारगेट देखिए 1.5% के करीब यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी मुनाफा वसूली 1% से ज़्यादा। PFC 2% से ज़्यादा टूटकर कर रहा है कारोबार इनफैक्ट। और कुछ स्टॉक्स देखते हैं, REC, PFC REC ट्विंस ये भी गिरा 3.5%। टाटा मोटर्स आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। JLR के आउटलुक को लेकर असमंजस पैदा हुआ, तो यहाँ पे 2.25% की गिरावट। SRF में खतरा कंपटीशन का दिखता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। और एशियन पेंट्स में भी लगभग 2% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह मौजूद हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, कविता जैन और विकास सालुंखे से। 2:15 पर टाटा स्टील में तेजी क्यों है बताएंगे आपको दीपाली राणा। 2:20 पर डिफेंस में जोरदार तेजी क्यों है बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:25 पर यतिन मोता बताएंगे SRF में क्या चल रहा है आखिर। और 2:30 बजे नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO
पीबी बालाजी 2:35 पर, कंचन नौटियाल से समझेंगे लिस्टिंग के बाद से रेमन लाइफस्टाइल में गिरावट आखिर क्यों देखने को मिल रही है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। 3:05 पर यतीन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। ओके चलिए हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है शॉर्टिंग REC। ट्रेड करा 387 के आसपास, मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 391, करीब 4 रुपीज का है। डाउनसाइड टारगेट करीब 376। यस REC। RSC शॉर्ट साइड की ट्रेड गाबा जी की तरफ से आती हुई और लूजर्स में शामिल तगड़ा डेंट इस पे पड़ता हुआ नजर आया, लगभग 4%। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके पिक आज के लिए। देखिए आज का पिक शेयर जी JSL रहेगा। जिंदल स्टील में खरीदारी, स्टेनलेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो JSL में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 644 का स्टॉप लॉस लगाना है और 675 की टारगेट सेट करनी है। ओके तो ये हो गई JSL स्टेनलेस पर। ये भी अब F&O का स्टॉक है, याद रखिएगा मानस के पिक। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। Very good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone. Well, IT से होगा। Mphasis को अगर देखें, it is surpassing at 100 EMA और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी अपनी प्रीवियस पीक को सरपास करते हुए है। 2562 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2620 2640 के प्राइस टारगेट के लिए Mphasis पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2540 का। एम्फेसिस डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग 3% की तेजी यहाँ पे। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक क्या हो गया आज के सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो मुझे टाटा कॉम यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से इसमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस देखने मिल रहा था 1590 1580 का जो रजिस्टेंस था वो यहाँ पे इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है विथ वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे लास्ट के आधे घंटे में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव देखने मिल सकता है। ये 200 DMA की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। तो पहला जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 1670 के आसपास का टारगेट यहाँ पे टाटा कॉम में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है वो 1570 के आसपास का है, तो 1570 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1670 के टारगेट के लिए। ओवरऑल सेटअप जो है डेली वीकली और इंट्राडे 60 मिनट में एक पॉजिटिव देखने मिल रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। तो टाटा कॉम मेरा बाय कॉल रहेगा। टाटा कॉम होगा बाय कॉल विकास जी का। ये टाटा कॉम ध्यान रखिएगा इवन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की लिस्ट में भी आता है, तो इस वजह से वो जो आज कैबिनेट के फैसले आने जो हमने सोर्स पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। हाँ जी अनुज, देखिए मेरी नजर है मेटल स्टॉक्स पे, उसमें से JSPL मेरा पिक रहेगा। JSPL मेरा टारगेट रहेगा करीबन 975 to 980 का। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, नेकलाइन करीबन 930 के आसपास है, तो हम 930 के स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे लॉन्ग की चेष्टा करेंगे। जैसे मैंने कहा टारगेट रेंज रहेगा 975 to 980। ओके JSPL लॉन्ग करने की राय राजेश जी की तरफ से, तो हमने कुछ पिक्स लिए। गाबा सर ने RSC शॉर्ट करने की राय दी है, मानस जी कह रहे हैं जिंदल स्टेनलेस बाई कर सकते हैं आप, कविता एम्फेसिस को बाई करने को कह रही हैं और विकास जी भी कह रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन बाई कीजिए। राजेश जी की तरफ से JSPL पे खरीदारी की राय आती हुई नजर आ रही है। अब गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी प्रणाम, बताइए आपके पिटारे से कौन सा स्टॉक निकलेगा आज। आपको और सभी को प्रणाम और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। असमंजस परिस्थिति है श्रेया बाजार को में, लेकिन सकारात्मक सा नजरिया लंबी अवधि के लिए। वित्तीय क्षेत्र पर हमारी नजर है और वहां से हमने दक्षिण भारत स्थापित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास कर रही है। आज श्रीराम फाइनेंस 650 के आसपास मौजूदा भाव, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, लक्ष्यांक के रूप में 780 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। ओके श्रीराम फाइनेंस ये स्टॉक आया गौरांग जी की तरफ से। REC आज का क्लियर कट मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे बनता हुआ। अब आपको बताते हैं REC में क्या हुआ। आज REC सुबह अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी कॉन कॉल हुई और उसमें 11 बजे उन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस कट की और वो जो AUM गाइडेंस है वो कट की जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने,
और इस वजह से आप देखें तो वहाँ पर इस समय एक मूव आता हुआ तो ये इस समय गौरांग जी कोई व्यू होगा इस पर REC पर? अनुज भाई, एक समय पर कवरेज थी और पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके से ऊपर के तरफ के दायरे देखे हमारे लक्ष्यांक आ गए थे तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी। फिलहाल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो अभी REC फिलहाल कवरेज में नहीं है, गौरांग जी की विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेंट तो पड़ता हुआ नजर आया उस कॉन कॉल के बाद। और देखिए डीलों के आसपास कर रहा है कारोबार फिलहाल। और हम चर्चा कर रहे थे कि मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है देखने को मिल रही है। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको टॉप गेनर्स में शामिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूँ तो 2.5% ऊपर है। टाटा स्टील देख लें आप, वहाँ पे शानदार तेज़ी, कारण क्या है ये समझते हैं दीपाली राणा से। दीपाली बताइए, मेटल स्टॉक्स में शानदार तेज़ी, इसके पीछे की वजह क्या रही? थैंक यू श्रेया। और मेटल स्टॉक्स झके हैं टाटा स्टील की वजह से, तो पूरा क्रेडिट टाटा स्टील और टाटा स्टील के मैनेजमेंट को जाता है। जो अर्निंग्स आए हैं, जो आउटलुक आएगा शेयर किया है, उसके कारण पूरे ही सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कमेंट्री आई है वो सिर्फ इंडिया बिजनेस को लेकर ही नहीं बल्कि यूरोप बिजनेस को लेकर भी आई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रही है। पहले टाटा स्टील के अगर अर्निंग्स आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहे। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा रहा वो डबल होकर 1201 करोड़ रहा। तो कॉस्ट एफिशिएंसीज जो बेटर हुई हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई है, और साथ ही साथ हायर अदर इनकम की वजह से अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं टाटा मोटर्स के। लेकिन जैसे कहा कि अर्निंग्स से ज़्यादा कमेंट्री की वजह से रिएक्शन हम टाटा स्टील और बाकी मेटल स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील ने क्लियरली कहा है कि जो यूके ऑपरेशंस हैं वो नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में ब्रेक इवन हो जाएंगे। यूरोप के ऑपरेशंस Q1 में ब्रेक इवन होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ जो कैपेक्स गाइडेंस उन्होंने FY26 के लिए रखी है वो 15,000 करोड़ की रखी है। तो एक क्लैरिटी मिली है यूरोप और यूके ऑपरेशंस को लेकर कि कब ब्रेक इवन ये दोनों कारोबार होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से मोमेंटम रहा है। अगर हम बाकी कमेंट्स देखें टाटा स्टील की तरफ से जो आते हुए दिखाई दिए हैं, इंडिया बिजनेस ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, साथ ही जो प्राइसेस रहे हैं इंडियन मार्केट्स में वो 3,000 प्रति टन बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। यूरोप में भी स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं और मैनेजमेंट मान के चल रही है कि इंडियन मार्केट्स में स्पेशली जो स्टील प्राइसेस हैं वो एग्जिस्टिंग लेवल्स पर सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो कंजम्पशन कॉस्ट है कोकिंग कोल की, वो भी Q1 FY26 से थोड़ा कम होने की प्रोबेबिलिटी जताई गई है। यूरोप भी एबिटा पॉजिटिव Q1 FY26 से हो सकता है। इन अर्निंग्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज व्यूज भी सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव रहे हैं। नुवामा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, बाय रेटिंग तो है ही, टारगेट को बढ़ाकर 177 किया है। उन्होंने FY27 के जो एबिटा एस्टिमेट्स हैं उनको भी इंक्रीज किया है बाय 6%। उनका मानना है कि यूरोप में प्रॉफिट्स हायर साइड पर रहेंगे आगे जाते हुए और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी कम है। मोतियाल ओसवाल का भी मानना यही है। हालांकि मोतियाल ओसवाल ने एक कंसर्न जाहिर किया है। उनका कहना यह है कि जो स्टील प्राइसेस है वो यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे Q1 FY26 में, लेकिन जो सेफगार्ड ड्यूटी का इम्पोजिशन होगा, जो लोअर इंपोर्ट्स हैं, वो शायद प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टारगेट्स 155 के हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 180 से बढ़ाकर टारगेट सीधे 190 कर दी हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 150 से बढ़ाकर 170। तो तमाम हाउसेज का व्यू भी पॉजिटिव है अर्निंग्स और कमेंट्री के बाद, और टारगेट्स भी अपग्रेड किए गए हैं। यही वजह है टाटा स्टील तो रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन पूरे ही पैक में एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखाई दिया है। कुल पूरे पैक में शानदार मोमेंटम। शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। और देखिए ब्रोकरेजेस भी बुलिश, और सभी की बात करूं टारगेट प्राइसेस की तो 11 से 14% का अपसाइड पोटेंशियल सभी ब्रोकर्स को फिलहाल टाटा स्टील में पर्टिकुलरली नजर आ रहा है। गौरांग जी, स्पेस को देखें आप, कौन सा स्टॉक इस स्पेस से आपको पसंद है जहां पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो? टाटा स्टील की बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और स्टॉक्स? श्रेया जी, देखिए खरीदारी की राय तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 या 6 कंपनियों में है धातु क्षेत्र में, लेकिन नजरिया आपको थोड़ा बहुत लंबा अवधि का रखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती हैं असर सीधे सीधे करती हैं धातु क्षेत्र पर। अभी अमेरिका की तरफ से और चाइना की तरफ से क्या खबरें आती हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, हिंडाल्को, वेदांता और NMDC, ये कुल मिलाकर के 6 धातु क्षेत्र की कंपनियां हैं, फेरस नॉन फेरस, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई। IT में अच्छा मोमेंटम है क्लियरली, और एम्फेसिस आज सुबह भी पिक किया गया था, अभी कविता जी ने भी पिक किया है इसको। एम्फेसिस क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस समय IT बास्केट में यही है। सबसे ज़्यादा BFSI का एक्सपोजर एम्फेसिस का ही है, तो इसके लिए शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि इस तरीके का मूव एम्फेसिस में यहाँ पर आ रहा है।
उसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, एक बार सुबह वीरू ने स्पॉट किया था CSC। मानस आप जरा एक बार CSC का चार्ट देखिएगा। CSC इस समय डे हाई पर सुबह चला, फिर कोलैप्स हुआ, लेकिन अब वापस डे हाई पर। कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए व्यू पॉजिटिव है और डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 165 का ब्रेक किया था। पैटर्न में हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 175 का हो सकता है। तो अगर अभी तक किसी ने लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 164 के स्टॉप लॉस है, 175 के टारगेट के लिए CSC में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, CSC में खरीदारी कर सकते हैं। 168 पर कर रहा है फिलहाल कारोबार, करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डिफेंस सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। हमने मेटल IT की भी बात की, डिफेंस सेक्टर में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आप लगातार हम स्टॉक्स के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, आज फिर से शुरू में ज़्यादा तेज़ी है और क्यों नहीं थम रही है डिफेंस कंपनियों में तेज़ी, समझने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन, आज भी स्टॉक्स में शानदार रैली, वजह क्या है? जी डेफिनेटली, तो जो डिफेंस स्टॉक है अच्छी खासी जमकर रैली दिखा रहे हैं। जिस टाइम से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से अगर हम देखें तो वहां पे हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। शेयर्स में एक अच्छा खासा उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मसगांव डॉक की अगर बात करें तो आज भी अच्छी खासी तेजी है, लेकिन उस टाइम पे भी वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। ये तो आज के चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार बताना चाहूंगी कि 6 तारीख से लेके अब तक का जो रेशियो है वो काफी शानदार हमें देखने को मिला है। मैदानी के नंबर्स देखे जाए तो 22% का रिटर्न यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है 6 मई से लेके अब तक। GRSE इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर शानदार है, आज भी इसमें तेज उछाल है और साथ ही साथ तब से लेके अब तक इसने 22% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो 18% का उछाल यहां पे देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स भी कहीं अछूता नहीं दिखाई दिया है, 16% के रिटर्न इसने भी कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को जो है जनरेट करके दिए हैं। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 15% के रिटर्न यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 11% रिटर्न और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो 4.5% की तेजी हमें यहां पे भी देखने को मिली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा बजिंग बना हुआ है, रिटर्न्स भी अच्छे खासे देते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद पीएम मोदी ने जो अपनी संबोधन में कहा था, उन्होंने बोला था कि जो इंडिजीनियस डिफेंस कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले किया है। जो उनके इक्विपमेंट्स है, जितने भी चीजें यूज हुई है, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑर्डर फ्लो को भी लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब डोमेस्टिक कंपनीज जो है वहां पे भी जो ऑर्डर्स हैं हमें अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपनीज के नंबर्स की तरफ भी देखें तो नंबर्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आए थे, हालांकि हमें थोड़ा सा मुनाफा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, मार्जिन 30% पे यहां पे डटकर खड़े हुए हैं। GRSE के हमने नंबर्स देखे थे, नंबर तो यहां पे काफी शानदार देखने को मिले हैं। डबल से भी ज्यादा का जो मुनाफा है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में भी करीब करीब 440 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हमने देखी है। तो ओवरऑल जो पूरा सेंटिमेंट बना हुआ है, फंडामेंटल्स जो है काफी ज्यादा मजबूत है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप देखें तो अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर्स में भी देखने को मिली, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन अनुज जी, अगर वैल्यूएशन की बात करें, शानदार तेजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वैल्यूएशन सस्ते हैं या फिर अभी भी महंगे हैं? और अगर वैल्यूएशन में कोई दिक्कत है तो क्या अप्रोच रहना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स को लेकर? देखिए वैल्यूएशन तो बहुत महंगी हो गई हैं इन स्टॉक्स की, लेकिन श्रेया देखिए एक चीज़ समझिए, अब आप अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। पहली चीज़ तो अब तक हमारी जो डिफेंस कंपनियां हैं वो प्योरली डोमेस्टिक कंपनियां रही हैं, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल का डिफेंस हर कोई ख़रीदना चाहता है ना, रशिया से डिफेंस हर कोई ख़रीदना चाहता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। आई थिंक भारत ने इस वॉर में अपने डिफेंस को प्रूव किया है। तो अब क्या यही कंपनियां बाहर ऑर्डर नहीं वो करेंगी मेक इन इंडिया करके? अगर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी मच हायर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप प्रोक्योरमेंट देंगे, बाहर के लिए तो इंटरनेशनल प्राइसेस पर आप वो देंगे। 100 से 120 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है अगले 5 से 6 साल में। FY30 तक का अगर आप रिकॉर्ड अगर आप वो व्यू रखते हैं तो अगर आप अज्यूम करें कि यहाँ से कंजर्वेटिव बेसिस पर भी 16% से लेके 20% तक का कैगर हो सकता है। अब देखिए गार्डन रीच ने डबल किया अपना प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जिसमें बेस इफेक्ट कैचअप हो रहेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा
महंगा हो जाएगा। लेकिन इसको सिर्फ इस वैल्यूएशन के हिसाब से मत देखिए, आज की वैल्यूएशन के हिसाब से मत देखिए इसको। इसमें अब आपका व्यू होना चाहिए एसआईपी का, इसमें अब आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। इसको ट्रेडिंग की तरह से आप ना देखें इसको। इसमें या तो आप ईटीएफ ले लें या बास्केट बना के ले लें, और उसके हिसाब से आप व्यू जो है ना वो आपको 8 से 10 साल का रखना होगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, अब वो एक टर्म है जिसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता पाकिस्तान के बारे में, जो जिस तरीके का वो उनका रवैया रहा है, वो कहते हैं ना वो पूंछ सीधी नहीं होती है, बस उतना यूज़ करूँगा, है ना। तो वो आगे भी जाके दिक्कत रहने वाला है, वो करने वाला है दिक्कत। और आगे भी मुझे लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस को और टाइटन करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइस नहीं है, आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, आप अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो वो आपको उस हिसाब से काम करना होगा। तो इसके लिए ये एक मुझे लग रहा है कि मौका है यहाँ पर। अब इसमें ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा क्रीम ट्रेड थी वो तो निकल चुकी है, क्योंकि स्टॉक 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं पिछले 4 साल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ से होने चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब बजाज फाइनेंस ने चलना शुरू किया था, क्या आप जब वो स्टॉक 5 गुना या 10 गुना हो गया आप रुक गए क्या? वहाँ से वो और 10 गुना हुआ, ओवरऑल 100 गुना हुआ। आयशर मोटर्स शुरू में 5 गुना हुआ, लेकिन वहाँ से फिर और 100 गुना हुआ। तो ऐसा नहीं है, केमिकल स्टॉक्स, काफ़ी केमिकल स्टॉक्स हैं 10 गुना हुए, वहाँ से फिर वो स्टॉक और 100 गुना वहाँ से भागे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी 5x हो चुके हैं वो और नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? बिल्कुल तो चेज कर सकते हैं इस रैली 100%। देखिए रैली के हिसाब से मत चेज करिए, रैली के हिसाब से चेज करने के लिए आपको कल मौका था। अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना होगा, थोड़ा सा आपको एसआईपी के अप्रोच के थ्रू सोचना होगा बेसिकली। ओके, एसआईपी के अप्रोच के साथ इस पर्टिकुलर स्पेस में आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से कुछ स्टॉक, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। एक तो एसआरएफ आप रखें स्क्रीन पे, लगभग आप देखिए यहाँ पे 2.25% की गिरावट। नवीन फ्लोरीन, इस दोनों स्टॉक्स में आज गिरावट है। खबर ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की एंट्री R32 गैस जो बनाती है एसआरएफ और नवीन, उसमें एंट्री हो रही है। तो कंपटीशन का हीट्स शायद से स्टॉक झेल सकती है, उसके बदौलत इस पे आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन डिटेल में समझते हैं और कि आखिर ये करीब करीब 7% तक आज टूट क्यों गया है। ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए क्या चल रहा है एसआरएफ स्टॉक में, क्यों टूटा है आज 7% इंटरडे में? देखिए अगर हम एसआरएफ की बात करें तो ऑल टाइम हाई जो 2 दिन पहले लगा था उस लेवल से स्टॉक 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने यस्टरडे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा कि जो केमिकल कारोबार है यहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और चाइना से जो डंपिंग हो रही है और चाइना के जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है उसमें कहीं आपको शॉर्ट टर्म में एक दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टरली नंबर्स का सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो इनकी जो बीओपीपी फिल्म का बिजनेस है और दूसरे सेगमेंट्स है यहाँ तो कमजोरी रही थी। तो क्लियरली जो 3 सेगमेंट्स हैं उसमें से केवल एक सेगमेंट जो रेफ्रिजरेंट गैस और स्पेशलिटी केमिकल वाला है यही आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर पड़ा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑब्वियसली एसआरएफ का शेयर लगभग 56 टाइम FY26 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स प्राइजिंग कर लिए हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम येस्टरडे के डेवलपमेंट की बात करें तो केमप्लास सर्मर जो कि एक बड़ा केमिकल ग्रुप है, इन्होंने R32 गैस की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। तो लोकल कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, चाइना से भी कंपटीशन बढ़ रहा है और शायद इसको बाजार ने भापा और यहाँ स्टॉक में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये इस समय प्रॉफिट बुकिंग अपने हाई से करीब करीब 7% स्टॉक फिसला। कैसे अप्रोच करेंगे इसे गुरांग, इस गिरावट में एक्यूमुलेट करेंगे एसआरएफ या अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा और करेक्शन होने देंगे? अनुज भाई देखिए, चाइना +1 लेग को लेकर के उम्मीदें तो बहुत थी कुछ समय पहले, लेकिन जिस स्तर पर एक्सपोर्ट मार्केट उभरना चाहिए था वो उभरा नहीं है। लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि धीरे धीरे करके उभरेगा। खरीदारी की राय आज की तारीख में बरकरार है, भले थोड़ी मायूसी है। और अगर आप लक्ष्यांक की बात करते हैं तो लंबी अवधि के लिए करीबन 3400 के पार के लक्ष्यांक है एसआरएफ पर। चलिए 1-2 स्टॉक्स लेकर आए हैं जरा। PSUs में अच्छा मोमेंटम है। एक बार NHPC देखिए जरा। NHPC का चार्ट आएगा इंटरडे में, एकदम से अच्छा मोमेंटम आया NHPC में। ये देखिए, ये पिछले 2 मिनटों का चार्ट NHPC का। एक बार लेकर आइए अब आप NMDC, इसमें भी तकरीबन वही आपको दिखाई देगा। PSU बास्केट पूरी की पूरी एकदम से एक्टिव हुई। और इसके अलावा IRFC, ये भी PSU स्टॉक, रेलवे रिलेटेड स्टॉक, यहाँ पर भी एकदम से मोमेंटम आया। ये देखिए, ये स्टॉक भी
एकदम से डे हाई पर आया। उसके अलावा क्या चल रहा है, नाल्को, पीआई इंडस्ट्रीज सब में मोमेंटम है। गाबा सर, सुबह नाल्को आपने दिया था ना, जी हाँ बिल्कुल। कोई फॉलो थ्रू इस पर? देख लेते हैं इसमें नेशनल एल्यूमिनियम में। यस 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 नेशनल, यस मेरे ख्याल से अपू ऑन है। इसका आप टारगेट 178 का दिया था, 76 या 78 का दिया था, मुझे 180 भी पॉसिबल है। अब होना चाहिए स्टॉप 170 का, लेकिन यस नैल्को इज गुड। इसमें जो पैटर्न बना हुआ है कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जहां मुनाफा 51% घटा है, आय और एबिडा मार्जिन भी फ्लैट रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में कंपनी के सीएफओ पीबी बालाजी ने कहा है कि चुनौतियों के बावजूद नतीजे अच्छे हैं और FY26 में टैरिफ वॉर से ग्लोबल स्तर पर चुनौतियां और कन्फ्यूजन ज़्यादा हैं। ये बातचीत की यतिन मोहता ने, एक बार सुनते हैं उसका एक अंश। आज हम टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर्स में हैं और हमारे साथ ग्रुप सीएफओ पी बालाजी जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू सीएनबीसी आवाज़। और आपके जो FY25 के रिजल्ट्स हैं, Q4 के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, खास करके जो एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ट्रेड वॉर इश्यूज हैं, उसके बावजूद नंबर्स स्टेबल हैं। क्या कमेंट करना चाहेंगे Q4 के रिजल्ट्स पे? डिस्पाइट द चैलेंजेस आपने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया कंसोल लेवल पे, तो ओवरऑल क्या सेटिस्फाइड है नंबर्स को लेके? Yeah, firstly, thanks for having me on the show. It's a good set of numbers, pleasing and also it's significant. दोनों. I'll tell you why. पहले जो है FY24 था हमारा काफी रिकॉर्ड ईयर था, and to beat that number in FY25 जब externalities में काफी problems थे, I think firstly tells me that the team is resilient and fundamentals अच्छे हैं. So that's a very important one. And that's the reason it's significant also, because that gives us confidence to take on the challenges that are coming in for FY26. And yes, FY26 is not going to be easy year. इसमें काफी सारा external confusions है. Challenges is one part, lack of certainty, lack of clarity is another part. जब हम take US UK trade treaty अभी जो sign हुआ है, announce हुआ है, इसमें we welcome the deal. It's an excellent deal that has happened, जो कि 2.5% जो टैरिफ था वो 25% गया था, वो 25% से होके अभी 10% आया है। तो इट्स सिग्निफिकेंट रिडक्शन फ्रॉम 25, बट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 2.5. दैट इज द चैलेंज. द लैक ऑफ क्लैरिटी इज, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट है क्या, क्योंकि April 3 में आया था, पहले इट गोज बैक टू April 3. पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में है क्या, व्हेन डज इट कम इनटू इफेक्ट? सो देयर बहुत सारा क्वेश्चंस है. So, जब वो क्लैरिटी आ जाएगा, then we know we can plan our life better from that perspective. डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, दोनों ही कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स में भी ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो काफी शानदार है, तो वहां किस तरीके से आप डिमांड को देखते हैं? क्या आपको लगता है मार्केट शेयर गेन्स और डिमांड दोनों ही FY26 में इंप्रूव होंगी? So let's take commercial vehicles पहले. I think commercial vehicles, if you look at the fundamentals of the economy, are in a good place. GST collections ले लीजिए. So GDP growth is a fundamental driver for commercial vehicle growth. That should continue to do well. Inflation शांत है, कोई major inflation नहीं है. And if the global environment is all over the place, then why would inflation come through? Correct. Crude भी कम हुआ है. Interest rates, I'm expecting it to stabilize. Rupee is stable. In that scenario, CV growth should come back. So 1 lakh गाड़ी आ रहा था for job cards that are getting created in a month. That became 4 times that. Wow. 4x increase in job cards. We were not ready for base to be served that. That our customers were rightly upset with us, and it is our fault. And we have fixed it in the last 6 months. In the next 3 months, you'll see the benefits of that as well. We are already seeing substantial improvement in service delivery. Product offensive, service delivery, product quality is in a very good place. We should then be able to start winning share again. So next year is a share gain plan for PV. That should help. सर, एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इज ऑल्सो साइनिंग FTAs, ठीक है? यूके के साथ एक FTA हुआ जहां उनकी जो लग्जरी कार्स हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में वो बेच सकते हैं. ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू अदर ब्रांड्स, यू नो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हों, जब ट्रेड डील साइन होगी तो शायद इंडिया में जो इंपोर्टेड कार्स का मार्केट है वो भी बड़ा होगा. तो वहां क्या आपको लगता है डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, सर्विस पे फोकस बढ़ेगा, कार इलेक्ट्रिफिकेशन और जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको स्केल अप करना पड़ेगा? बिकॉज मैं ये देख रहा था कि टाटा मोटर्स वन ऑफ द लीडर्स इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो अलॉन्ग विद योर ग्रुप कंपनी टाटा मोटर्स. तो ये जो चेंज हो रहा है ग्लोबल ट्रेड में, इसमें डोमेस्टिक मार्केट एक्सटर्नल तो हम देख ही रहे हैं,
तो विल इट फोर्स यू टू इन्वेस्ट इन यूएस और विल इट फोर्स यू टू इन्वेस्ट मोर इन इंडिया? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? See, जो India is today the third largest market, passenger vehicle market in the world. And with all the tariff fights that are happening, India will slowly start relaxing its borders so that it becomes an open border setup. And the UK trade deal, if it brings it to 10%, we are in line with the US from that perspective. So जब market खुलते जाता है, therefore competition will come in. That's good for the customer. And it will also lift our quality standards, service standards, innovation standards, processes, everything goes up. So सबके लिए अच्छा है. So therefore, we welcome that relaxation that is happening. And it also means, let's say I'll get my global JLR cars at global prices in India very fast. Right. So we have equally to gain from that. And vice versa, I can also export from here into the UK as well. Magar, I think the focus will remain India for us, because India is the third largest market in the world. Why would I waste my time going into another market when I can win bigger here? ओके, मीनवाइल एक बार जरा मार्केट लेकर आइए आप। टाटा मोटर्स की आपने कमेंट्री सुनी, मार्केट एक बार फिर से निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ, डे लो पर नहीं है अभी, लेकिन HDFC बैंक बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए। एक बार HDFC बैंक का चार्ट लेकर आएँ, ये देखिए ये स्टॉक डे लो पर, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक ही दिखाई देगा। इनफैक्ट HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों के तीनों बड़े प्राइवेट बैंक्स, यहाँ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है इस समय। और ये थोड़ा सा अभी FI सेलिंग का रिस्क है, क्या है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए HDFC बैंक थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर। कविता जी, HDFC बैंक क्या वो जो तेज़ी थी वो ख़त्म हुई? यहाँ पर रिवर्सल के साइन है यहाँ पर? कविता जी आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी। सो HDFC बैंक एज ऑफ नाउ अपने 20 EMA पर है। अगर ये लेवल टूटते हैं देन ओनली हम कह पाएंगे कि यहाँ पर फर्दर प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 20 EMA 1900 के लेवल पे है, वहीं पर पुट राइटर्स का भी कन्विक्शन होगा। तो मुझे लगता है 1900 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है देन वहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1860 1850 के प्राइस टारगेट के लिए। तो शॉर्ट बिलो 1900 एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1920 का। ओके, एक दूसरा स्टॉक जो काफ़ी प्रेशर में है ऑफ लेट वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। एक बार जरा उसका चार्ट लेकर आइए और उसका 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट देखते हैं एक बार जरा। अब 645 पर चंबल फर्टिलाइजर्स। मानस एक बार आप चार्ट निकाल के रखिएगा इसका। करीब करीब 100 रुपये की करेक्शन आ चुकी है यहाँ पर, और वो भी इसी महीने में 6 तारीख को 52 वीक हाई लगा था 742 का, 100 रुपये निकल गए उसमें से। मानस ये यहाँ पे 15% के करीब का रिवर्सल आ चुका है। कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन और देखने को मिले, शायद हमें 620 तक के टारगेट देखने को मिल जाए नीचे के साइड, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट साइन है रिवर्सल का, लोअर टॉप लोअर बॉटम से कंफर्मेशन है। तो जो पूरी रैली हमने देखी थी उसको स्टॉक करेक्ट कर रहा है, तो 620 और 600 ये दो टारगेट नीचे के साइड पे हो सकते हैं। अभी खरीदारी ना करें, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, या तो 600 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले तो वहां पर खरीदारी करें, और या तो ब्रेकआउट पे 675 के ऊपर निकले तो खरीदारी करें। ओके, अभी फिलहाल खरीदारी करने की राय चंबल फर्टिलाइजर में नहीं आती हुई नजर आ रही है। अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। निफ्टी की करीब 30 कंपनियों की बात करें तो उसमें म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है, और पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ मिताली जैन जुड़ चुकी है। मिताली बताइए क्या है डिटेल्स म्यूचुअल फंड्स की? जी, पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड्स देखे तो जहां FIs कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ब्लू चिप स्टॉक्स पे कंटिन्यूस बाइंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अप्रैल में हमने देखा कि ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बिकवाली ब्लू चिप स्टॉक्स में देखने को मिली। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट का कहना है कि निफ्टी 50 के जो 75% स्टॉक्स हैं, यानी करीबन 39 स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्स्टेंटली काफ़ी हैवी अमाउंट में सेलिंग करी है। बाकी बचे हुए काउंटर्स में थोड़ी बहुत हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज में बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर
सेक्टर या स्पेसिफिकली बैंक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि आईटी और मेटल में हमें कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। मैं स्टॉक वाइज अगर नाम लूँ तो सबसे ज़्यादा खरीदारी अप्रैल के महीने में जहाँ हुई है वो है ICICI बैंक, करीबन 6,500 करोड़ की बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिली। HDFC बैंक देखेंगे तो 5,000 करोड़, भारतीय एयरटेल 5,000 करोड़, ITC में भी 4,500 करोड़ के आसपास बिकवाली, एक्सिस बैंक में देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में करी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी लिस्ट में शामिल है, सिप्ला, SBI, M&M, SBI लाइफ, यहाँ देखेंगे 2,000-2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, काफ़ी हैवी अमाउंट्स और स्पेसिफिकली बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स ने करी। अब बाइंग की तरफ अगर मैं अपना रुख मोड़ूं तो TCS, टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ और JSW स्टील भी यहाँ पे 400 से 500 करोड़ की बाइंग हमें अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। ओके, शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। कहाँ म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बिकवाली, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो डे लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको सारे स्टॉक्स बैंकिंग क्षेत्र के ही दिखेंगे। मैक्सिमम स्टॉक्स ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC की बात हुई, एशियन पेंट्स, लेकिन एक बार JSW स्टील रखते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे मेटल स्पेस में आप देखें तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है और मैक्सिमम स्टॉक्स सुझाए गए हमारे पैनल की तरफ से। जिंदल स्टेनलेस, मानस सर की बाई कॉल, लेकिन JSW स्टील, मानस जी देखिए डे लो के आसपास करता हुआ कारोबार, ये कहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, लेकिन उसके बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मेरा समझना ये है कि जब तक 975 975 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 975 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन आप फ्रेश खरीदारी 1010 के ऊपर ही करेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो 4 के 4 ट्रेड्स आपके लिए। मानस जी आप शुरुआत करिए, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए अनुज जी, NCC इस पे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 230 का कॉल ऑप्शन, 230 का कॉल ऑप्शन NCC का जो 7.30 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। 4.90 4 रुपीज 90 पैसे की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 12.5 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 230 के कॉल ऑप्शन में। ओके, NCC का 230 का कॉल ऑप्शन लेना है। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे देखिए, मेरी नजर है पॉलिसी बाजार के चार्ट पे, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, अपने क्लस्टर के ऊपर आके बैठा है, जहाँ पे सब मूविंग एवरेजेस आते हैं। 1756 करंट मार्केट प्राइस है, 1735 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे पॉलिसी बाजार। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1800-1820 का। तो इट्स अ लॉन्ग इन पॉलिसी बाजार। ओके, पॉलिसी बाजार खरीदारी की राय में फ्यूचर्स की। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते कविता जी के पास। बताइए कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। या सो मेटल से होगा, JSL में अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं, 655 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 662 666। JSL पर आप बाय ट्रेड लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 645 का। ओके, चार्ट का चमत्कार के लिए जिंदल स्टेनलेस, ये कविता जी के पिक। मिड कैप फंडा गौरांग शाह से लेते हैं। बताइए गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। जी, मिड कैप फंडा के रूप में जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है वो है सीमेंट, और वहां से एक मझौली कंपनी है जो पिछले साल नतीजों को लेकर के शायद थोड़ी असमंजस परिस्थिति थी और नीचे की तरफ के दायरे, लेकिन अब संभलने का प्रयास, नतीजे सुधर रहे हैं। कंपनी का नाम है मझौली सीमेंट क्षेत्र की कंपनी दालमिया भारत। इसका शायद जिक्र हमने पहले भी किया होगा हमारी चैनल CNBC आवाज पर, लेकिन अब आसार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 2250 के मध्यम अवधि के लिए बहुत ही न्यूनतम लक्ष्यांक है। ओके, डालमिया भारत, ये सीमेंट स्पेस से मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी को पसंद आ रहा है। चलिए, हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल जी के साथ, और उन्होंने NCC लिमिटेड सुझाया। 230 की कॉल, टारगेट 12 और स्टॉप लॉस आपको 4.90 का लगाकर चलना है। राजेश जी ने FNO सुपरस्टार के लिए सुझाया PV फिनटेक पॉलिसी बाजार, टारगेट 1835 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको लगाना है स्टॉप लॉस, अभी स्क्रीन पे दिखेगा। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार के लिए जिंदल स्टेनलेस सुझाया, बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 662 और स्टॉप लॉस 645 का लाकर चलना है। गौरांग जी कह रहे हैं डालमिया भारत आप
खरीदारी कर सकते हैं। 2250 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मीनवाइल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे थोड़े मार्केट में दिक्कत अब नज़र आती हुई दिख रही है। करीब करीब 33 अंकों की गिरावट निफ्टी, लेकिन फिर से एक रिवर्सल आया है, फिर से थोड़ा सा 60% रिकवरी आ रही है, रिकवरी आ रही रिकवरी है। आती हुई नज़र आ रही है। क्या कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को अभी फिलहाल, जिस तरीके से फिर से डिप गया फिर एक रिकवरी आई, वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है? देखिए, अगर आपने सोच ही लिया है कि पैसा खोना है तो निफ्टी में ट्रेड करिए, वरना आप स्टॉक्स में रहिए। मतलब देखिए, निफ्टी में इस समय बहुत टफ है ट्रेड करना। शायद जैसे ही आपको लग रहा है मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, एकदम से मैसिव ग्रीन बार बना, 100 पॉइंट का रिकवरी एकदम से आ रही है। तो ये आई थिंक मार्केट में इस समय थोड़ा सा मैं अभी भी यही कहूँगा कि जब तक 500 इंटैक्ट है, 24,500, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट पे नेगेटिव नहीं हूँ और अभी भी मैं मौके लॉन्ग के ही खोजूँगा, लेकिन वो वाया इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे। आई थिंक वाया इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। आज की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सपोज करिए हम 24,650 के आसपास बंद होते हैं तो वो थोड़ा आपको ब्रीदिंग स्पेस देगा, लेकिन अगर आपका क्लोज 24,600 के नीचे हुआ और वो 24,550 के करीब हुआ तो फिर वो थोड़ा सा नर्वस रखेगा आपको। एक और चीज़ जो आज देखनी होगी, जो कल एफआईआईज़ ने शॉर्ट प्रेस करे हैं वो आज क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या आज यहाँ पर और शॉर्ट ऐड करे हैं, कुछ शॉर्ट कवर करे हैं, या फिर कुछ लॉन्ग ऐड। आई थिंक ये सब चीज़ें अभी देखनी होंगी कुछ समय के लिए, वरना आप चाहें तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए। मेरी नज़र बार बार IRFC पे जा रही है, एक बार IRFC लेकर आइए, क्योंकि PSU उसमें अच्छा मोमेंटम इस समय आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक इस समय राजेश जी, IRFC एक बार जरा चार्ट देखिए। अनुज, एक बेहतरीन ब्रेकआउट है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है और जो रेजिस्टेंस था वो करीबन 125 के आसपास था, वो अभी बेस बनेगा। तो 125 के आसपास बेस बनेगा। सामने जो टारगेट दिखता है वो कम से कम इसका 200 डीएमआ बनता है, करीबन 136 138। तो 136 138 का एक स्विंग टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्ली चार्ट, इट विल बी 127। इट्स अ बाय इन IRFC। IRFC खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन तापड़िया जी। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेड पहली आपकी आज के सेशन के लिए क्या होगी? बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस डिफेंस रिलेटेड काउंटर पे रहेगा और काफी अच्छा मूव मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर में बना है, चाहे वो FNO की बात करें, नॉन FNO की बात करें। BEL, HL इन सब में अच्छा मूव है और मैं यहाँ पे HL पे खरीदारी की सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, वीकली चार्ट पे देखें तो लगभग 35 वीक का एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और 4700 के ऊपर डिसाइसिवली काउंटर क्लोज होने के लिए तैयार हो रहा है। राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड है, लॉन्ग का बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो HL पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा 4,655 का, ऊपर में लगभग 4,900 तक के टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, तो हैल पसंद आ रहा है आपको फिलहाल यहाँ पे खरीदारी की राय। और अभी हम थोड़ी देर पहले IRFC डिस्कस कर रहे थे। पूरा रेलवे पैक आप देखिए वहाँ पे खरीदारी होती नजर आएगी। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स, ये डी हाई पे लगभग करीब 6.5% ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेल विकास निगम RVNL लगभग 4% की तेज़ी, जुपिटर वैगन्स 2.5% से ज़्यादा तेज़ी। तो पूरा रेलवे पैक को PSUs आपको शानदार तेज़ी वाले दिखेंगे। लेकिन ये बोगी बनाने वाली कंपनी पे डिस्कस करते हैं, जुपिटर वैगन और टीटागढ़। क्योंकि आपने ही बताया राजेश जी IRFC, इनसे आपसे जानना चाहूँगी, जुपिटर वैगन या टीटागढ़ कौन सा बेटर लग रहा है आपको फिलहाल, या फिर कोई अभी ट्रेड लेने लायक है इस पर्टिकुलर काउंटर्स में? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है इसमें से टीटागढ़ का चार्ट और टीटागढ़ का FNO का डेटा दोनों अच्छे हैं। यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, करीबन 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, प्राइस अप बाय 7%। दैट शोज कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूएशन होगा। चार्टिकली देखें तो 650 के आसपास यहाँ पे एक डबल बॉटम सिचुएशन है। तो ये जो प्रोजेक्शन दिखता है, क्योंकि आज अभी इसने 50 डे में को सरपास किया है, जो करीबन 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 785 के आसपास था। तो 785 का स्टॉप लॉस हम अगर मेंटेन करते हैं तो इसका स्विंग का पहला टारगेट आएगा 835। वो निकले तो फिर मुझे लगता है 900 भी अनफोल्ड करेगा। तो काउंटर में से दो में से एक को बेट करना है, दैट विल बी टीटागढ़। ओके, टीटागढ़ ये इस समय बेट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं देश की एक बड़ी फैशन और रिटेल कंपनी रेमंड लाइफस्टाइल की। यहाँ पर नतीजों के बाद से दबाव काफ़ी बढ़ा है। देखिए, ये आज का चार्ट है, लेकिन एक बार जरा इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए, थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए रेमंड लाइफस्टाइल का। प्रॉमिस काफ़ी था इसमें, लेकिन ये देखिए 6 महीने में ये स्टॉक आधा हो गया। जी हाँ, 6 महीने में अगर आपने रेमंड में इस लाइफस्टाइल में 6 महीने पहले पैसा डाला होता तो आपका पैसा आधा हो गया, इनफैक्ट आधे से भी कम हो गया।
पिछले साल से रेमंड से डीमर्ज होकर शेयर की अलग लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अलग से लिस्टिंग होने के बाद से ही शेयर गिरा जा रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 65% के करीब फिसल चुका है। एक बार जानते हैं कंचन से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। 11 जुलाई 2024 यहाँ पे डीमर्जर की बातचीत चालू हुई थी और सितंबर 5 2025 को हमने यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। अब आप स्क्रीन पे आपने हेडर पढ़ा ही था कि क्या रेमंड लाइफस्टाइल में सब कुछ फाइन है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि रेमंड लाइफस्टाइल में इस टाइम पे सारी चीज़ें फाइन नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो लिस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन था करीब 2900 का, जो आ गिरा है 980 रुपए में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी जाए तो 17,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आके इस टाइम पे गिर गया है 6,000 करोड़ पे। तो देखिए जो डेंट है वो कितना बड़ा है। यही नहीं बल्कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो वो भी हमें काफी ज्यादा डेट्रॉइट होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 की और फिस्कल ईयर 24 के कंपाइल रिजल्ट की तो यहाँ पे बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए फिस्कल ईयर 24 में जो नंबर था ये गिर के कहां पे आ गया है। एबिटा देखा जाए तो यहाँ पे भी एक भारी गिरावट, आधा हो चुका है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी, मार्जिन में भी काफी बड़ा डेंट है और जो मुनाफा है कंपनी का वो भी एक भारी गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद लेके आइए क्वार्टरली परफॉर्मेंस। क्वार्टर 3 में हमने देखा था दिसंबर में जब इसके नतीजे आए थे लिस्टिंग होने के बाद, यहाँ पे एक नॉर्मल रेवेन्यू देखने को मिला था, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे काफी गिरा है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहां पे भी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे आप मुनाफा देखेंगे तो कंपनी इस टाइम पे -43 करोड़ पे आके बैठ गई, यानी कि जो मुनाफा था वहां से कंपनी आ गई है इस टाइम पे घाटे में। तो ये तो इस टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की हालत हो गई है। अब फाइनेंशियल्स ऐसे हैं, कंसर्निंग फैक्टर्स बने हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरता जा रहा है। अब कंपनी से लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ के भागते जा रहे हैं। इवेंट ऑफ सीरीज हमने देखी है, काफी सारे लोग यहाँ पे भागते हुए दिखाई दिए हैं। 3 जनवरी 2025 की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सुनील कटारिया यानी कि जो कंपनी के एमडी और साथ ही साथ जो बोर्ड मेंबर भी है उनका भी इस्तीफा देखने को मिला था। अप्रैल में अगर हम बात करें तो कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी यानी कि 3 मई को आज से केवल 10 दिन पहले ही कंपनी से सीएफओ का भी इस्तीफा आता हुआ दिखाई दिया था। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफी सारे जो फैक्टर्स हैं कंसर्निंग बने हुए हैं। प्रमोटर की प्लेजिंग आप देखिए, दिसंबर के टाइम पे ये थी करीब 9.37% की, लेकिन अब ये बढ़ के हो गई है 26.17% की। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी जो अपनी हिस्सेदारी है वो घटाते हुए नजर आए हैं। अगर हम सितंबर से लेके अब तक का डेटा देखें तो यहाँ पे 1% तक की हिस्सेदारी जो है हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर में ये थी 13%, फिर हो गई 12 और अब आके खड़ी हो गई है ये 11% पे। तो ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम समझे तो सारे ही पैमानों में जो हमें इस टाइम पे डराने वाली चीज है वो दिखाई दे रही है। और जैसे कि लिखा हुआ है, क्या सब कुछ फाइन है? फाइन तो नहीं है। बिल्कुल कंचन, शुक्रिया अच्छी रिसर्च के लिए। और क्लियरली जब भी अगर आप देखें एक प्रमोटर प्लेज अगर किसी कंपनी में लगातार बढ़ने लगे, वहाँ पे केयरफुल हो जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। और इस स्टॉक में देखिए काफ़ी समय से ये दिक्कत आ रही है और आज अब ये स्टॉक का जैसे हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये एक इस समय स्टॉक का गौरांग जी पढ़ा क्या इसके बारे में? बिल्कुल अंडर द रेडार रहा है, 12 महीने में 65% गिर गया है। अनुज भाई, मुझे याद है जब ये डीमर्जर होने वाला था तब अलग अलग हमारे चैनल और अलग अलग चैनलों पर आकर के मैनेजमेंट ने अपनी योजना के बारे में बढ़ा चढ़ा करके काफी बात करी थी। और अभी जब कंचन जी कुछ आंकड़े और परिस्थितियां सामने रख रही थी और खास करके जिस प्रकार से जनवरी से लेकर के मई तक उच्च स्तर पर जो कर्मचारी है इन्होंने इस्तीफे दिए हैं और उसके साथ साथ मुनाफे से नुकसान में आई है, और इसके बारे में कोई जानकारी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर एक इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो कंपनी की तरफ से नहीं। लेकिन जब डीमर्जर हो रहा था तब बहुत सारी बातें मैंने तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी काफी बड़े तौर पर होती हुई नजर आ रही है जिस तरीके की परिस्थिति है। अन्यथा फिर सर्वोच्च अधिकारियों को 5 जनों को हर महीने अगर आप देखने जाएं तो इस साल में एक के बाद एक इस्तीफे आते हुए दिखे हैं। तो मेरे ख्याल से सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। राजेश जी, चार्टिकली कैसा लग रहा है स्टॉक? 65% गिर चुका है।
अनुज जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चार्ट उतना क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि एक गैप दिख रहा है बड़ा सा। इसका मतलब मेरे पास चार्ट एडजस्टेड नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल, आई थिंक आपको शायद वो रेमंड का चार्ट दिख रहा होगा वो, क्योंकि ये रेमंड लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सा उसमें हाँ एक हाँ, वो डीमर्जर हुआ था, उसके उसकी वजह से आपका वो चार्ट थोड़ा सा आपको वो उसमें गड़बड़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन रेमंड लाइफस्टाइल। हाँ काफ़ी नहीं, खैर एक कोई नहीं, मिनट। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्टॉक में प्रॉब्लम रही है और काफ़ी स्टॉक का गिरा है। मीनवाइल मार्केट एकदम ठीक ठाक, NHPC यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। श्रेया, कुछ और मूव्स जी मैं वही देख रही थी कि जहाँ पे NHPC एनर्जी सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स में आप देखिए शानदार रैली, लेकिन उसी से रिलेटेड स्टॉक्स REC देख लें, वहाँ पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। PFC भी इसमें शामिल है। गाबा ने REC शॉर्ट करने की राय दी थी। विकास जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, PFC एक बार रखते स्क्रीन पर, ये डेल ओके गाबा सर आप ही बता दीजिए, क्योंकि REC आपने बताया शॉर्ट की ट्रेड, PFC दोनों साथ चलते, दोनों साथ गिरते हैं। डेलो पे आपको दिखेगा PFC अभी फिलहाल, यहाँ पे भी क्या शॉर्ट करने की राय आएगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, दोनों ही ट्विंस हैं। पावर फाइनेंस वीक नजर आता है मुझे, ट्रेड कर रहा है 404, स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से अराउंड, लेट मी सी, स्टॉप होना चाहिए खास नहीं, समय पर 410 होना चाहिए स्टॉप, मतलब 6 रुपए का स्टॉप है। लोअर लेवल्स करीब 390 के पॉसिबल है पावर फाइनेंस में, यस इस वीक। ओके तो यहाँ पे भी शॉर्ट करने की राय। और कुछ स्टॉक्स से अगर हम बात करें जहाँ पे मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन भारतीय एयरटेल ब्रोकरेजेस बुलिश और करीब करीब 14% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुला फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा हाई साइड से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पौने 1% के तेजी के साथ कर रहा है कारोबार 1833 के लेवल पर। 1917 का 52 वीक हाई, वहां से करेक्ट होकर ही कारोबार कर रहा है। चंदन तापड़िया जी आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय एयरटेल चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? क्या ये करंट लेवल सही लग रहा है? जिनके पास नहीं है वो ऐड करे, वो खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अभी इट्स नो? देखिए भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है और लो बीटा है। लगातार पिछले लगभग 6 सालों से साल दर साल काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट YTD बेसिस पे भी देखें तो 15-16% की बढ़त बढ़ा चुका है और वीकली चार्ट में पिछले 5 वीक से कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका जो मेजर ब्रेकआउट था वो 1775 के लेवल को निकालने के बाद हुआ, उसके बाद में नई रैली बनी। मेरा मानना है कोई भी डिप आता है तो 1775 1775 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट से वापस से 1900 और 1950 तक का लेवल छूता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि 17-18 दिनों का जो कंसोलिडेशन है वो हल्का सा और डिप दिखा सकता है, बट उस डिप के बाद यहाँ पे बाइंग बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिप बने तो खरीदारी की सलाह होगी वापस न्यू हाई के टारगेट्स के लिए। ओके बाय ऑन डिप्स की रणनीति भारतीय एयरटेल में फिलहाल अपनानी चाहिए आपको। और नंबर्स की बात करें तो नंबर भी मिक्स्ड बैग ही देखने को मिले थे। भारतीय एयरटेल क्या लग रहा है आपको सर, जिस तरीके से अब कंसोलिडेशन फेज इसका देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग काउंटर तो है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, 2030 के टारगेट्स देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं ऐसे टारगेट्स, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, भारती का अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, मेरे ख्याल से प्योरली अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात करें, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट स्टॉक नहीं रहा है। ये देखिए, ये 5 साल का चार्ट है, इसको देख के ऐसा लगेगा कि कभी डिक्लाइन आई ही नहीं। भारतीय ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको 10 गुना या 20 गुना रिटर्न दे देगा, लेकिन हर 5-5 साल में आपका पैसा 3 गुना करता रहेगा, 200%। जैसे पिछले 5 साल में हो सकता है अगले 5 साल में भी ऐसे ही आपको 239%, 200% का रिटर्न दे दे, लेकिन इसमें आप डेली रिटर्न नहीं ट्रैक कर पाएंगे। ये उनके लिए है। मैं सच बताऊँ ना, ये स्टॉक में जब आई थिंक 2017 या 18 से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तब आई थिंक 400 रुपये करीब हुआ करता था शायद, तब से मैं इस पर पॉजिटिव हुआ था और तब से मेरा व्यू ये था कि 2000 की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर आपका व्यू 6 से 7 साल का है, तब क्या ये इवन 8 से 9000 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीच बीच में क्या करेक्शन में 1700 1750 जा सकता है, वो भी कर सकता है। तो इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो रोल ओवर करना होगा आपको। बेटर है ये एज अ डिलीवरी इसको आप अप्रोच करें, तो डिलीवरी ट्रेड इसमें अच्छी हो सकती है। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, गुरमीत चड्ढा से बात करेंगे कि मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। तो एक मार्केट ने एक टफ फेज देखा, उसके बाद हमने देखा कि परसों मैसिव रैली हुई, लेकिन कल के डेटा ने सबको सरप्राइज़ किया। कल ठीक है मार्केट गिरा, लेकिन कल FIs ने जिस तरीके से मैसिव शॉर्ट क्रिएट करे,
आपका क्या व्यू है अब इस समय मार्केट को लेकर? क्या मंडे को बहुत ज़्यादा बड़ी रैली हो गई? क्या थोड़ा गिव अप करने की ज़रूरत है? या फिर वो रैली ठीक थी और आगे अब यहाँ से हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे? आपका क्या व्यू होगा? अनुज, मेरा मानना है कि सेकेंड हाफ जो है इस साल का काफी बेहतर रहने वाला है। तो इमीडिएट बोलना कि नियर टर्म में मार्केट क्या करेगा थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा और परसों शॉर्ट कवरिंग भी बहुत था क्योंकि फ्राइडे के बाद मंडे आया था और वीकेंड पे न्यूज आई, क्योंकि फ्राइडे थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा था कि एस्केलेशन बढ़ेगा। तो और उसके अलावा आप अगर कल भी देखें तो ब्रेथ इतना खराब नहीं था। अगर आप लार्ज कैप हटा दें तो जहाँ जहाँ अर्निंग्स अच्छा आ रहा है, जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है, डिफेंस स्टॉक्स हैं जहाँ पे वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर कंपनीज अच्छा कर रही है, तो पूरा मार्केट खराब नहीं था। अगर आप 7-8 बड़े लार्ज कैप निकाल दें, भारती 3% डाउन था, बैंक्स डाउन थे, आईटी डाउन था। आज भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेथ मार्केट की आज भी अच्छी है ओवरऑल। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी अर्निंग्स जहाँ पे होंगी और जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, देखिए सिरमा के नतीजे खराब नहीं थे, बट जिस वैल्यूएशन पे है वो कंपनी, थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा तो बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो जो स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन है वहां पे मत रहिए। जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है और वैल्यूएशन रीजनेबल है वहां पे आई थिंक रहना चाहिए। और मैक्रो सेटअप बहुत अच्छा हो रहा है। इन्फ्लेशन 3.16 है, आई थिंक 5 ईयर लो है। आपके जीएसटी के नंबर अच्छे थे, रूरल रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो ट्रैक्टर से लो। मैक्रो सेटअप अच्छा है। वॉर और टैरिफ की हम शायद 2-3 महीने बाद शायद चर्चा भी नहीं करेंगे। और एक इंडिया और यूएस का थोड़ा सा मुझे लगता है पिछले 2 दिन में जो एक्सचेंज हुआ, और इंडिया भी अब रिटेलिटरी टैरिफ की बात कर रहा है स्टील पे और उस पे, क्योंकि यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल रख के, मुझे लगता है कहीं वो एक कारण हो सकता है एफआईएस की कॉशियस अप्रोच का। बट मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा उसमें कंसर्न की बात है। तो सेकेंड हाफ मेरे हिसाब से काफी बेहतर है। ओके, चलिए, तो ये बिल्कुल आपने सही कही बात कि मार्केट ब्रेथ काफ़ी शानदार रही है। गुरमीत, एक स्पेस जहाँ बहुत शानदार रिटर्न्स रहे हैं वो है डिफेंस, और आई थिंक पिछले 2 हफ्ते की डेवलपमेंट के बाद वापस और अब तो शायद थोड़ा इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है डिफेंस को। यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा और क्या आप स्टॉक चूज़ करेंगे? तो जब शुरू से पोर्टफोलियो में ओवरवेट है, जब करेक्शन हुआ था तब भी थोड़ी सी हमको भारी पड़ी थी उस पर। तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 मेन होल्डिंग्स है डिफेंस की। सोलार हमारी टॉप होल्डिंग है, हमारे पास जेड टेक्नोलॉजी है, एचएएल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये 4 कोर होल्डिंग है। और फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉसाई प्ले भी है, थोड़ा एलएनटी के थ्रू है, बाकी थोड़ा के थ्रू है। तो हमारे पोर्टफोलियो में डिफेंस का वेट है 10% से अधिक है। मुझे लगता है कि एक री आर्मामेंट होगा। आपको बजट एलोकेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली ड्रोन्स में, पिनाका रॉकेट्स में, आकाश तीर में। तो थोड़ा वैल्यू चेन मैप करना पड़ेगा आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट एक मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल नहीं है। अच्छे पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स भी 30, 40, 50 के मल्टीपल पे हैं। तो कहीं भी, और ये ऑर्डर ड्रिवन बिजनेस है, तो एक भी क्वार्टर अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है तो मूवमेंट बहुत शार्प आएगी। जिस तरीके से सीडीएमओ होता है फार्मा का, ऐसी डिफेंस का एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो कैश फ्लो जरूर ट्रैक करिए, रिस्क जरूर, क्योंकि B2G बिजनेस है, बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस है। ऑर्डर डिले हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ सकता है, एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है। रॉ मटेरियल है जैसे अमोनियम नाइट्रेट है जो जो यूज होता है एक्सप्लोजिव में, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो इसमें वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी। पर 2-3 साल के हिसाब से अगर आप क्वालिटी डिफेंस स्टॉक्स में है, मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा पैसा बनने वाला है। ओके, मुझे गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी आपने डिफेंस स्टॉक्स पर अपनी राय रखी। इसी से दूसरा सवाल सर मेरा ये कि क्या लग रहा है आपको वैल्यूएशन कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, कौन से स्पेस में आपको वैल्यूएशन कंफर्टेबल लग रहे हैं, और उसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो? तो 2-3 जगह, जैसे मैंने बोला, हमें एनर्जी स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्टिंग लगता है। कुछ पीएसयू एनर्जी स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी भी वीकनेस है, जबकि पीक पावर डिमांड अच्छी है, ट्रांसमिशन केपेक्स अच्छा है, चाहे वो एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, कुछ और स्टॉक्स है उस पूरे स्पेस में, वो हमें अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये पूरी वैल्यू चेन अच्छी लगती है। हमने अभी कुछ और स्टॉक्स भी ऐड किए हैं। एक ट्रांसफार्मर कंपनी ऐड करी है जो लोकोमोटिव्स को ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, हिंद रेक्टिफायर। और भी हम पूरा वैल्यू चेन स्टडी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है पावर इक्विपमेंट स्पेस पे खास तौर पे। सेकंड, मुझे लगता है कैपिटल मार्केट प्ले में काफी करेक्शन आया। अगर आप बीएससी को छोड़ दें, आप सीडीएसएल देखिए, कैम्स देखिए, एएमसीज देखिए, अच्छा खासा करेक्शन है, 30-40% का करेक्शन है। और जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम बेटर होगा,
आपको मूवमेंट मिलेगी। कैम्स में पर्टिकुलरली एएमसीज में मार्क टू मार्केट मूवमेंट भी होती है। तो एएमसीज और आरटीएस दोनों में मुझे लगता है बेनिफिट हो सकता है। वापस से जैसी भी थोड़ी भी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ डीमैट्स की स्पेस बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट प्ले में आपको अच्छा मोमेंटम देख सकता है। और ज़्यादातर ये ड्यूओपली है, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो, एक्सचेंज हो, आरटीएस हो, तो एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हैं। तो ये एक और स्पेस है विद इन फाइनेंशियल्स जो हमें अच्छी लगती है। और कुछ एक बैंक्स हमें जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक है, और 1-2 पीएसयू बैंक्स। ओके। अब लेकिन गुरमीत जी, लार्ज प्राइवेट बैंक्स को लेकर क्या नज़रिया? आज तो हालांकि आप प्राइवेट बैंक्स देखें, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक बैंक, सभी पे दबाव देखने को मिल रहा है। एफआईज के आंकड़े शायद ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उसमें। एक तो हालांकि उस पर थोड़ा आंसर किया भी आपने, एफआईज के आंकड़े के साथ प्राइवेट बैंक्स को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी? वैल्यूएशन कंफर्ट, जैसा मैंने बोला, बीच में बहुत था जब बैंक निफ्टी 47-48 हज़ार था, अभी 55 हज़ार है, तो थोड़ा वैल्यूएशन रीजनेबल है, चीप नहीं बोलूंगा। बट जो जो लीडर है उसी पे बेट करिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियर लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले 4-5 साल में, और स्टॉक उतना नहीं चला है अपेरेंटली। अभी थोड़ा सा जरूर मूवमेंट आया है, पर बहुत समय तक 1100-1200 की रेंज में रहा है। वो भी मुझे लगता है इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस देगा। हमें एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है कि जो एक वर्स्ट था वो शायद बिहाइंड है, नई लीडरशिप टीम, अब जो मर्जर रिलेटेड इश्यूज थे वो बिहाइंड है। और कमेंट्री भी हर क्वार्टर थोड़ी सी बेटर लग रही है, थोड़ा सा एग्रेशन दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में वापस से, जो हम देखना चाहते थे बैंक में हमेशा। और जैसे मैंने बोला फेडरल बैंक में मेरा लीडरशिप पे भी बेट है। आई थिंक मिस्टर मनियन आए, तो ये संदीप बख्शी वाला मोमेंट है जो आईसीआईसीआई में था। मुझे लगता है कि अगर अगर वो ब्रांच एक्सपेंशन कर पाए और बैलेंस शीट को ग्रैनुलर बना पाए, मॉर्गेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रिटेल कासा और डिपॉजिट्स पे ज्यादा फोकस है, होलसेल बुक धीरे धीरे कम कर रहे हैं, बाकी ब्रांचेस में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ और बाकी जगह भी एक्सपैंड कर रहे हैं, साउथ फोकस बैंक ज्यादा था। तो अगर ये डील कर पाते हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉय कल्चर को भी वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनियन का भी इशू रहा है पुराने ओल्ड डेज में। अगर वो टर्न अराउंड कर सकते हैं कल्चर को, पर्टिकुलरली जो उन्होंने किया था कोटक में, बहुत अच्छा उनका एक्सटेंट रहा है। आई थिंक फेडरल बैंक 1 के आसपास ही है, ये एक अच्छा अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार जरा आप एचसीएल टेक दिखाइए और निफ्टी आईटी दिखाइए। मार्केट में एकदम से रिकवरी इस समय आ रही है, और उसमें एचसीएल टेक, निफ्टी आईटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समय आपको दिखाई देगा। आप गुरमीत, निफ्टी आईटी या फिर आईटी स्टॉक्स 31,000 का लो था, वहाँ से अब हम 37,000 पर आ चुके हैं। ये जो यूएस चाइना ट्रेड डील जो हुई, उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू था। परसों हमने बहुत बड़ी रैली देखी आईटी में। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में? मैं अनुज बहुत बहुत बुलिश नहीं हूँ, सिलेक्टिवली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में थोड़ा पेन रहेगा। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 3% वर्कफोर्स नेगेटिव करी है। जो बिग टेक है वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, उसका कुछ रब ऑफ आपको आईटी में मिलेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू अनुज जो इसमें कॉन्ट्रेरियन वो ये है कि वापिस से जो नई टेक टेक आ रही है आईटी में, जिस तरीके से एआई आ रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं, वापस से बहुत सारा काम आने वाला है आईटी सर्विसेज के बाद। एक तरीके का 2000 मोमेंट है, जहाँ पे सारे दोबारा से सर्विसेज, रोड मैप, चीजें लेकर गई थी। तो जो कुछ सिलेक्टिव कंपनीज हैं, और हमने देखा, ये डिफरेंस देखा, हमने देखा कुछ कंपनीज ने कमेंट्री खराब थी, और कुछ कंपनीज ने, चाहे परसिस्टेंट हो, केपीआईटी हो, कोफोर्ज हो, उन्होंने इस वीक उसमें भी अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे दिए, अच्छी कमेंट्री दी। तो अगर आप थोड़ा आईपी ड्रिवन बिजनेस ज्यादा देखेंगे, और आप थोड़ा डिफरेंशिएशन देखेंगे टेक में, तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है आईटी को रीसेट करने की। जो ये रीसेट कर पाएगा वो आई थिंक क्लियर लीडरशिप करेगा। जो जो सिंपल प्लेन वनीला आईटी सर्विसेज करेगा, लेगेसी बिजनेस करेगा, कैश फ्लोज को और कैश है सबकी बैलेंस शीट पे, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पे लेके जो अगर आईपी ड्रिवन बिजनेस करेगा वहां पे बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं नियर टर्म में जो अच्छा है वो महंगा है, और जो अच्छा नहीं है वो अभी भी 20-25 के मल्टीपल पे है। तो मैं न्यूट्रल टू अंडरवेट हूँ आईटी। ओके, चलिए ये इस समय, अच्छा ये एचसीएल टेक के लिए नहीं है, ये जो जेवी है, ये एचसीएल ग्रुप है। एचसीएल ग्रुप की बड़ी कंपनियां, काफ़ी कंपनियां हैं, इसको हटा दीजिए प्लीज़, ये मिसलीडिंग है। और अगर स्टॉक इसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है तो चलिए गुरमीत, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और स्पेसिस की जहाँ पर ऑफ लेट हमने थोड़े से मूव्स देखे हैं, मेटल्स में बहुत शानदार मूव है इस समय। क्या ये भी जो चाइना डील है उसके बाद एक मोमेंटम कैरी कर सकती है?
अनुज, कमोडिटीज में मैं ओवरऑल काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। रीजन बीइंग कि पूरा वर्ल्ड एक रीबिल्ड होगा और ईच टू इज ओन स्ट्रैटेजी हो रही है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव होगा। ईयू में हमने देखा, जर्मनी ने 500 बिलियन का इंफ्रा और डिफेंस बजट किया। तो जो रीबिल्ड करते हैं, जब आप मेक इन योर ओन कंट्री करते हैं, तो ओवरऑल कमोडिटीज के लिए वो काफी कंस्ट्रक्टिव है। और ये एक ऐसी सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके, क्योंकि बहुत जॉब जनरेटिंग सेक्टर है। तो और प्लस मुझे जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, जिस तरीके से यूएस का डेट है, वो कमोडिटीज के लिए ओवरऑल एक नेचुरल हेज है, ये टैरिफ रिलेटेड हो या इन्फ्लेशन रिलेटेड हो। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। मैं नॉन फेरस पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ, एल्यूमिनियम कॉपर। फेरस पे थोड़ा कम कंस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंपोर्ट और टैरिफ बैरियर्स हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट ओवरऑल मेरा व्यू अच्छा है। तो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिले लेनी चाहिए। तो हम हिंदाल्को रिव्यू कर रहे हैं, टाटा स्टील रिव्यू कर रहे हैं। हमारे पास एक स्पेशल सिचुएशन प्ले है, मुकंद स्टील। वो टर्न अराउंड स्टोरी ज्यादा है, क्योंकि बजाज अब मेन ओनर है, 74% स्टेक है उनका, और वो कोशिश कर रहे हैं डेट कम करने की, मोनेटाइजेशन करने की। बट टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चर कोर पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है कमोडिटीज में। ओके गुरमीत जी, सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर जिस तरीके से सरकार अग्रसर है और अभी फिलहाल कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है जो कंस्ट्रक्शन के एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है और 6th अगला होगा। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे डिवाइस डिस्प्ले करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। ऐसे में इसका असर कैसे देख रहे हैं आप इंडियन मार्केट पे, और साथ ही कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर सेमीकंडक्टर रिलेटेड हो तो क्या आपकी कवरेज है इस सब पे? इसमें बहुत केपेक्स लगता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मूव हुई है सिलिकॉन कार्बाइड से। अब एक गैन बोलते हैं, विच इज गैलियम नाइट्राइड। उसमें काफी केपेक्स चाहिए। अगर आप एक नया प्लांट आज लगाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो 2000-3000 करोड़ का केपेक्स चाहिए, अगर आपको एक डिसेंट कैपेसिटी बिल्ड करनी है। तो अभी एक पोर्टफोलियो में हमारे सीजी पावर ही है, जो एक तरीके का एक्चुअली सेमीकंडक्टर तो अभी प्ले में आएगा, कोर बिजनेस की वजह से है। बाकी टाटा का कंपनी है जो अनलिस्टेड है, तो इसकी वैल्यू चेन पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर प्ले नहीं है सेमीकंडक्टर्स में अभी, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पोर्टफोलियो में भी लिस्टेड स्पेस पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओके गुरमीत, एसआरएफ में अच्छी करेक्शन आई, चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी करेक्शन आई। इनमें कुछ बाइंग करेंगे क्या आप, या कोई और ऐसे रिलेटेड स्टॉक्स? वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है अनुज, पूरे केमिकल स्पेस में, क्योंकि पिछले 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। बट वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी होता है। अभी टाटा केमिकल 2 साल से 10, 11, 8 या 9 के पी पे ही है, बट हार्डली कोई प्राइस मूवमेंट आता है। तो आप सिलेक्टिव केमिस्ट्री वाइज देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दो क्वार्टर अगर आप पेन ले सकें, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जब रिटर्न आएगा तो काफी अच्छा आएगा। फ्लोरिनेशन स्पेस में हमें लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट हम थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट। और इसमें क्या होता है ना, जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ता है तो इन्वेंट्री गेन होते हैं, आप उसको मार्क टू मार्केट बेसिस पे वैल्यू करते हैं। तो कुछ एक क्वार्टर ऐसा आएगा जब आपको सडनली बहुत स्पॉट मिलेगा अर्निंग में। तो अगर आप एक क्वार्टर 2 क्वार्टर पे ले सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम आउट ऑफ फेवर है, एकदम अंडर ओन्ड है, क्योंकि 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। यूपीएल देखिए, शायद 4-5 के पी पे होगा। तो जब भी वो मूवमेंट आएगी काफी अच्छा करेगा। तो आप कर सकते हैं। हमने नहीं लिया अभी इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस मार्केट में आप 2 क्वार्टर का पेन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। बट अगर कोई ले सकता है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है केमिकल स्पेस में। बीएसई पे राय जानना चाहूँगी गुरमीत जी आपका। जिस तरीके से 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक शानदार रैली दिखाई इसने, आज भी देखिए करीब करीब आधा फीसदी की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। बीएसई पे आपकी क्या राय होगी, कैसा आउटलुक है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर? मुझे ऑनेस्टली ओवर वैल्यूड लगता है। अगर मैं बहुत आपको ऑनेस्ट व्यू दूं, तो 100 पी आप नहीं दे सकते एक्सचेंज बिजनेस को, कितना भी ग्रोथ मल्टीपल। और प्राइस टू परफेक्शन है। उसने मार्केट शेयर गेन किया ऑप्शंस में, और कहीं ना कहीं मार्केट को ये लगता है कि पता नहीं, उनको ये लगता है कि ग्रेजुअली बैलेंस आएगा एनएसई बीएसई में। तो आई थिंक वो एक फ्यूचरिस्टिक टेम्पलेट बना हुआ है। तो इस वैल्यूएशन पे बीच में काफी अच्छा करेक्शन आया था, जब 3800 के आसपास स्टॉक आया था, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। और इन स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन आएगा जब आप इस तरीके से मूव करेंगे। बट जैसा मैंने बोला, मुझे बाकी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। इनफैक्ट अगर आप एनएससी देखें अनलिस्टेड स्पेस में, अभी वो आपको 27-28 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है, करीबन 1600 के आसपास का
रेट है। अगर आप CDSL भी देखें तो काफी वैल्यूएशन करेक्शन है, पर अभी भी 40 टाइम्स है, मतलब करेक्शन के बाद भी। तो बाकी कैपिटल में मार्केट प्लेस में, एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हमें ज्यादा कंफर्ट लगता है। इस लेवल पे BSE ऐड करने की हिम्मत नहीं है, मेरी तो नहीं है। ओके शुक्रिया गुरमीत जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और मार्केट की बात करें तो निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ करीब करीब 130 अंकों की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। अभी 91 अंकों की बढ़ोतरी, आधा फीसदी तेज होकर 24,670 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी वैसे जस का तस यहाँ पे करीब आधा फीसदी की गिरावट। निफ्टी ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, देखिए कैसे देख रहे हैं आप इस रिकवरी को, आप क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए लॉन्ग कैरी करें। श्रेया, मैं कल भी घबराया नहीं था बिल्कुल भी गिरावट से। आज भी मैं यही कहूँगा कि इस गिरावट में घबराएं नहीं, एक दिन और लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। आई थिंक परसों हम 900 पॉइंट भागे, कल हम 300 पॉइंट गिरे, 1/3 गिव अप किया। आज वो जो कल 300 भागे उसका 1/3 गेन कर लिया, 100 पॉइंट गेन कर लिया। आई थिंक कल 24,800 के अगर आप ऊपर निकले तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज भी निफ्टी ने 24,550 को डिफेंड करा, और अगर आपने, जैसा मैं कह रहा हूँ, 24,800 क्रॉस किया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। आज का डेटा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल तो चलो ठीक है एफआईआई ने शॉर्ट प्रेस करे, समझ में आता है। आज क्या करा होगा उन्होंने, ये देखना ज़रूरी होगा। शेयर स्पेसिफिक पोजीशन जरूर कैरी करें। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बुलिशनेस है। मिड कैप देखिए आप, ट्रस्ट मी निफ्टी आपको सही पिक्चर नहीं बता रहा है इस समय। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, मार्केट ब्रेथ देखिए। कल मार्केट ब्रेथ 2.5:1 का था। कल जब निफ्टी 300 पॉइंट नीचे था, 350 पॉइंट, तब 2:1 का था। आज तो ऑलमोस्ट 3:1 से बेटर का एडवांस डिक्लाइन है। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन जरूर कैरी करिए। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात कर लेते हैं। यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और डिफेंस स्टॉक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स Q4 के नतीजे आए। 13,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो और 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री इंक्रीज। इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब है शायद यहाँ इंजिन्स जो हैं वो अब HL ने अकाउंट करना शुरू कर दिया है। तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ से नतीजों के बाद 4800-4850 तक के लेवल आ सकते हैं 2-4 दिनों में। और फ्राइडे को 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और काफ़ी सारे HNI जो ऑलरेडी काउंटर पे बुलिश है, यहाँ पोजीशंस ऐड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिसी बाजार, यहाँ ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है, और डीलर्स को लगता है जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ डोमेस्टिक फंड्स बना रहे हैं, शायद BTST की रणनीति यहाँ बन सकती है। 1780 से लेकर 1790 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ डीलर्स खरीदारी का मूड बना रहे हैं। PB फिनटेक यहाँ पर एक बाइंग का मौका, और HAL यहाँ पर भी बाइंग का मौका डीलर्स की तरफ से, ये दो स्टॉक्स पर नजरिया। चलिए BTST STBT ट्रेड से शुरुआत करते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें, BTST STBT? BTST। और मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉक का नाम है MCX, ट्रेड कर रहा है 6.97 पर, और स्टॉप होना चाहिए 6.47, करीब 50 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 6,300 की पॉसिबल है MCX। ओके, गावा सर ने MCX दिया कल के लिए। आप बताइए मानस जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? तो देखिए खरीदारी करेंगे जी, खरीदारी करेंगे टीटागढ़ में। टीटागढ़ में अगर आप पैटर्न देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। टीटागढ़ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 789 का स्टॉप लॉस लगाएंगे टीटागढ़ के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे 845। ओके चंदन, आप क्या कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल अनुज जी, देखिए हमने HL की पहले बात की थी, वो तो एक काउंटर रहेगा जो स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव फर्टिलाइजर नेम में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि फैक्ट एक काउंटर बन सकता है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बने। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, और इसका जो एक 825 का हर्डल था वो अब डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 825 का सपोर्ट लगाना चाहिए। ऊपर में 865-870 तक के टारगेट फैक्ट में मिलने चाहिए, और मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर है वो अगले आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम में बनने चाहिए। ओके, फैक्ट चंदन जी की तरफ से आते हुए कविता जी, आप बताइए कल के लिए क्या पिक कर रही हैं आप, STBT या BTST? श्रेया BTST ही लेकर जाएंगे, और मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड यहाँ बहुत अच्छे मूव एक्सटेंड होना चाहिए। दिसंबर का जो पीक है उसके ऊपर आज काउंटर ने विद वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1850 1880 के प्राइस टारगेट एज अ स्विंग ट्रेड आप इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल काउंटर 1600 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, इसमें आप बाइंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट फॉर 1 or 2 days मुझे लगता है 1850 1880 तक आनी चाहिए। ओके राजेश जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए?
अनुज जी, मेरी नजर आईटी पे है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल और आज 2 दिन पॉज मिला, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और उसमें से मेरा पिक रहेगा टीसीएस। 3,550 पे है। 50 DMA के ऊपर इसने क्लोज दे रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रैक्शन मिलेगा, रिस्क भी कम है। तो 3,520 का, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के टीसीएस बाय करे। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 3,640 का, जो रिसेंट हाई था, एक बार के लिए वो रिटेस्ट करेगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय टीसीएस। मीनवाइल वो जो न्यूज़ थी एचसीएल टेक की, वो थोड़ी सी अब क्लैरिफिकेशन है कि वो एचसीएल टेक की ही सब्सिडरी है। तो वो लिस्टेड स्टॉक का जो रिएक्शन था वो जस्टिफाइड था कि वो इसी की सब्सिडरी है। तो इसके लिए ये एक लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कहना कि वो सब्सिडरी है, ना कि लिस्टेड एचसीएल टेक। हालांकि ऑब्वियसली अगर सब्सिडरी है तो इम्पैक्ट एचसीएल टेक पर भी आएगा। चलिए, अब आपको आज की मार्केट ब्रेथ बताते हैं, क्योंकि आज वीरू नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। बुलिश है आज, काफ़ी बुलिश है इनफैक्ट। 71 लॉन्ग, 96 शॉर्ट कवरिंग। ये शॉर्ट कवरिंग वाला आंकड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल स्टॉक फ्यूचर्स में मैसिव शॉर्टिंग हुई है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, तो ये करीब करीब आप देखिए 167 स्टॉक्स पर पॉजिटिव ट्रेंड आया। 22 स्टॉक में शॉर्ट था और 31 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। तो मतलब कुल मिलाकर 53 स्टॉक। तो यहाँ भी मामला मोर और लेस 3:1 का ही था। लॉन्ग कहाँ ऐड हुए? हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैक्स फाइनेंशियल और भारत फोर्ज। ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमने लॉन्ग्स देखे। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? सबसे बड़ी तीतागढ़ रेलवे सिस्टम्स में 8%। एफएनओ का टॉप गेनर आदित्य बिरला कैपिटल, सेल, एनबीसीसी, जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पर आपने शॉर्ट कवरिंग देखी। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? इसमें पतंजलि, एसआरएफ, पीएफसी, एयू स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्टिंग हुई। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई आरईसी में, एशियन पेंट्स में, सिप्ला में, टाटा मोटर्स में और चंबल फर्टिलाइजर्स में। आज बैंक का कोई अपडेट नहीं है। तो ये आज की मार्केट ब्रेथ। बिल्कुल, मार्केट ब्रेथ और कई सारे काउंटर्स हमने देखे जहाँ पे गिरावट देखने को मिली और खरीदारी होती हुई नजर आई। एचसीएल टेक आप देखिए डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। साथ ही कुछ और काउंटर्स पे अगर नज़र दौड़ाएंगे, मारुति डे हाई के आसपास, कोल इंडिया, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और डे हाई के आसपास क्लोजिंग की तैयारी फिलहाल करता हुआ नजर आ रहा है। सातपुते जी, टीसीएस आपने बताया आईटी पैक से, एचसीएल टेक कैसा लग रहा है आपको फिलहाल? ये काउंटर कैसा नजर आ रहा है? डे हाई पे कर रहा है कारोबार। श्रेया जी, देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पूरा आईटी पैक ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया पैटर्न्स बन रहे हैं, बहुत बड़े ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। एचसीएल टेक की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो है करीबन 1650 के आसपास, जो इसका 200 डीएमए है। आई थिंक ठीक है, 10 रुपए इधर उधर चलता है। 1700 का इसका टारगेट होना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि 1630 पे कंसोलिडेशन है, स्टॉप लॉस होगा 1620 का। फिर वन कैन टेक इट एज अ बीटीएसटी इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। टेक को बीटीएसटी भी कर सकते हैं। चलिए, आप एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीजर लेकर आते हैं जरा। श्रेया, बताइए आज क्या सवाल है? सवाल काफ़ी ज़्यादा है। एक तो रियल्टी पैक से सवाल है। ये आज स्पेसेस में भी तेज़ी देखने को मिली। लोधा पे लोग पूछ रहे हैं, लगभग 3.5% की बढ़ोतरी आज के सेशन में लोधा में। जिनके पास है वो क्या बने रही लोधा? मैक्रोटेक डेवलपर्स क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा हाई बीटा है। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो बने रह सकते हैं। ऑफ लेट इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे लोधा का, तो प्लस वो जो दो भाइयों के बीच में जो सुलह हुई थी, आई थिंक उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो हाई से काफ़ी गिरा था, लेकिन लोअर लेवल से इसमें अच्छी रिकवरी आई है। थोड़ा सा हाई बीट है, तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर बने रहें। एक सवाल पूछ रही हैं मिष्ठी जी कि टेलीकॉम स्पेस में कौन सा काउंटर लूं और ये स्पेस आपको लग कैसा रहा है? ले भी सकते हैं कि नहीं? इसमें तो बहुत ऑब्वियस आंसर है। आई थिंक भारतीय एयरटेल इकलौता एक स्टॉक है। देखिए, रिलायंस भी है, पर रिलायंस की बात हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमारी खुद की पेरेंट कंपनी है इसके लिए। लेकिन अगर आप एक प्योर प्ले टेलीकॉम की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली भारतीय एयरटेल के साथ साथ भारतीय हेक्साकॉम पे भी ध्यान दें आप। हेक्साकॉम एक्चुअली अगर आप देखें, और ये भारतीय ग्रुप के साथ शायद ऐसा रहा ही है। भारतीय एयरटेल भी ऐसी थी। लिस्ट वो जब आईपीओ आया तो कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन बहुत शानदार पोस्ट लिस्टिंग गेन मिले। हेक्साकॉम का भी अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे ना, हेक्साकॉम भी लिस्टिंग के बाद से रुका ही नहीं। और अगर आप इसको देखें, मेरे ख्याल से 500 रुपये 600 रुपये करीब का इसका आईपीओ प्राइस था शायद, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। और लगातार इसमें देखिए क्या शानदार रिटर्न्स रहे हैं। तो बिल्कुल अपने पेरेंट, तो आई थिंक दोनों भारती और हेक्साकॉम
आई थिंक दोनों पर आप ध्यान दे सकते हैं श्रेया। ठीक है, तो हम बाकी क्वेश्चंस हम 3:35 पे लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, CNBC आवाज़ पे, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे साथ लाइव जुड़िए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी, और ऑटो स्पेस भी आज आप देखें तो सही इसने परफॉर्म किया। टाटा मोटर्स बस आज थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। मदरसन सुमी, इनफैक्ट इसके अलावा सारे स्टॉक्स निफ्टी के बात की जाए तो इन ग्रीन बंद होने में कामयाब रहे हैं। मारुति डे हाई पर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी, चंदन जी, डे हाई पे क्लोजिंग, अच्छी रैली आज की, ठीक है। तो कविता जी से जान लेते हैं। कविता जी मौजूद है हमारे साथ। मारुति सुजुकी क्या टेक रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे, कविता जी? तो रेजिस्टेंस है अभी एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है 12,700 के ऊपर जब निकल जाए तब इसमें मोमेंटम फर्दर बनता हुआ दिख सकता है। 13,550 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। सो जिसकी पोजीशनिंग है वो अपनी पोजीशन पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 12,600 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक अपनी पोजीशन में बने रहे। ओके, और क्विक कॉमर्स स्पेस की भी एक बार बात कर लेते हैं। कल स्विगी पे तगड़ा डेंट, इटर्नल आज इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक बार दोनों का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पे, स्विगी और इटर्नल, जो कि पहले जोमेटो था। आज भी पेन में स्विगी 1% से ज़्यादा गिर कर रहा है कारोबार, और कल भी काफ़ी पेन में। इटर्नल देखिए उसके उलट 2.5% के करीब तेज़ी यहाँ पर रैली बनती हुई नजर आई, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आई है। तो 236 के लेवल पर इटर्नल कारोबार कर रहा है। वहीं स्विगी देखें तो वहाँ पे डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मानस जी आप बताइए, इटर्नल, स्विगी में कहाँ दिक्कत हो रही है? जिनके पास है अभी भी क्या मौका है एग्जिट कर लें और बेटर काउंटर में शिफ्ट कर लें, क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्विगी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और अब खरीदारी देखिए तभी करें जब ये 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 380 रुपए पे है उसके ऊपर निकले, या कोई लोअर लेवल पे कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी खरीदारी करनी है। अदरवाइज आप इस स्टॉक को अवॉइड करें तो बेहतर है। बिल्कुल। देखिए इसमें तो बहुत क्लियर है श्रेया। मैं अच्छा, आप जोमेटो यूज़ करती हैं या स्विगी? मैंने स्विगी इंस्टामार्ट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं स्विगी इंस्टामार्ट यूज़ ज़्यादा करती हूँ। ओके, दोनों के इंटरफेस में से आपको कौन सा बेटर लगता है? दोनों मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन, दोनों खराब है। दोनों खराब है। नहीं खैर ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है कि स्विगी आई थिंक कल भी इसने 52 वीक लो बनाया, आज भी देखिए कोई रैली टिक नहीं रही है यहाँ पर। अगले 3-4 दिन में मुझे लग रहा है जितने भी वो लॉक इन खोले हैं शेयर, उसमें जिसको बेचना है वो बेच के निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं, क्योंकि अब एक इतना ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है और कोई विजिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। प्लस अगर आपको याद होगा, अभी एक न्यूज़ फ्लो आया था कि जेप्टो में वापस एक फंडिंग हो रही है, वो रामदेव जी और मोतीलाल जी लीड कर रहे हैं उसको, और ये एक और बड़ा कॉम्पिटिटर आने वाला है इनके लिए। तो इस स्पेस में कॉम्पिटिशन मुझे लग रहा है थोड़ा बढ़ने वाला है। और वैसे भी मार्केट में इतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, ऐसे फैंसी नामों में रह के फ़ायदा क्या है? जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे पैसा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो स्टॉक्स और लेकर आएँ जरा। एक बार लुपिन का चार्ट देखिए जरा, इंटरडे में लुपिन देखिए क्या शानदार मोमेंटम। इनफैक्ट ये देखिए, ये लुपिन पर कोई ट्रेड कैरी करनी हो तो गावा सर, लग रहा है कोई कैरी करने वाला मामला? ले सकते हैं। बेसिकली चार्ट प्रेजेंट तो पॉजिटिव है, और आज का जो मूव है, जो नीचे आया है, वो नीचे आने में ताकत नहीं है, तो अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करें 2078 पर लुपिन, टॉप लगाना चाहिए 2060 का, पॉसिबल 2120 का, ये टारगेट है, वहां तक जा सकते हैं। यस, कैरी कर सकते हैं लुपिन। ओके, चलिए अब एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और आज के चार्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाई देगी। आज की क्लोजिंग देखिए अब आप। ठीक है, हम एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं बंद हो रहे हैं, लेकिन लो से बहुत शानदार रिकवरी के साथ बंद हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 24,700 पर बंद हो रहे हैं। हाई 24,767 का था। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, और इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई सूदिंग एक चीज़ नज़र आएगी, वो है इन्फोसिस। नंबर 2 पर इन्फोसिस। मैं क्यों कह रहा हूँ इन्फोसिस? क्योंकि इन्फोसिस में बड़ी रैली हुई थी परसों, उसके बाद कल ये स्टॉक गिरा था। कल सबसे ज़्यादा ड्रैग इन्फोसिस ने किया, लेकिन आज एक सपोर्ट दिया इन्फोसिस ने अलॉन्ग विद रिलायंस। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, बैंकों ने जरूर प्रेशर डाला, लेकिन बैंक निफ्टी भी देखिए, जो 400 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, अब फिर से एक बार 54,500 को डिफेंड करके और 54
900 के करीब बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई है, करीब करीब 400 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और निफ्टी का प्रोविजनल क्लोज तो 24,700 पर होगा। आई थिंक एडजस्टेड क्लोज शायद थोड़ा नीचे होगा, एडजस्टेड क्लोज शायद इसका 24,675 के आसपास। एक बार वो भी दिखा दीजिए, उससे पता चलेगा कि एडजस्टेड क्लोज कहाँ पर होगा। आई थिंक करीब करीब 24,670 पर होना चाहिए, लेकिन ये हाँ 24,670 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वो वीवेब के हिसाब से होगा। लेकिन एनीवे एक बार जरा वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। 113 पॉइंट निफ्टी ऊपर रहा। निफ्टी आईटी ने लीड किया आज 1.5% ऊपर। बैंक निफ्टी फ्लैट था, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप ये थे आज के इंडेक्स टू वॉच। मिड कैप 1.25% ऊपर, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन करीब करीब 3:1 का रहा। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं आज का किस तरीके का रहा। इसमें देखिए आप, सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल्स में हल्का सा प्रेशर था। पीएसयू बैंक्स अच्छे चले, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शायद। पीएसयू इंडेक्स अच्छा चला, 1.5% ऊपर था। मेटल्स 2.5% ऊपर थे। रियल एस्टेट 1.5% ऊपर रहा। आईटी 1.5% ऊपर रहा। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1.5% ऊपर। काफ़ी शानदार मोमेंटम इन सभी इंडेक्सेस में आपको देखने को मिला। फटाफट से निफ्टी का हीट मैप लेकर आएँ और देखें जरा यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। टाटा स्टील आज का टॉप गेनर, उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, हिंडाल्को, इटर्नल, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, मारुति यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। और एशियन पेंट, सिप्ला, कोटक यहाँ पर हल्की सी आज गिरावट देखने को मिली। ओके, तो ये फिलहाल रिस्क रही मार्केट की क्लोजिंग और जाते जाते रिकवरी दिखा दी है निफ्टी ने, तो ठीक ठाक ही क्लोजिंग मानी जाएगी। फिलहाल बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज़रूर डेंट पड़ता हुआ नज़र आया। चलिए इसी के साथ अब शो को वाइंड अप करने का समय हो चुका है और थोड़े से विलम्ब के बाद हम फिर से मिलेंगे आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट का पंचनामा में। तब तक के लिए नमस्कार, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।